हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 4 पे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट विषय का न्यू टॉपिक करने वाले हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, अगर हम नेचर की बात करें तो हम क्या जानते हैं कि हर जितने भी जो भी अलग अलग डिसिप्लिन हैं उनके पास क्या है, इट हैज़ इट्स ओन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, एग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूट एंड अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड मैथड्स एंड इट्स ओन कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा था, डिसिप्लिन क्या है, हमारा अध्ययन क्षेत्र है। और अध्ययन क्षेत्र में क्या है, हर एक अध्ययन क्षेत्र के पास अपनी हिस्ट्री है, अपना सब्जेक्ट मैटर है, अपने मेथड्स हैं और अपनी कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं जो उसमें पढ़ना पसंद करते हैं और आगे सीखना पसंद करते हैं। तो जो अर्थ है इसका, जिसमें हमने जाना था कि अध्ययन क्षेत्र क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या, फील्ड ऑफ स्टडी है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट इज टॉट एट हायर लेवल, जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं और जो इसमें हम रिसर्चेस भी करते हैं। तो यही मीनिंग से ही हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करेंगे कि जैसे ये बोल रहा है कि अपनी हिस्ट्री, एग्रीमेंट से अपना सब्जेक्ट मैटर है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि एक विषय दूसरे विषय से बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। अब हम इसके पॉइंट्स को फर्दर करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि विशेषीकृत ज्ञान का संगठन। विशेषीकृत ज्ञान मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज, संगठन मतलब एक जगह पे है ना आपके पास, लेकिन बहुत सारा नॉलेज है और उसको हमने एक जगह संगठित कर रखा है। तो हर विषय के पास क्या है, अपनी नॉलेज है, अपना सब्जेक्ट मैटर है। कि आप साइंस पढ़ रहे हो, उसके पास अपना सब्जेक्ट मैटर है, अपनी नॉलेज है। मैथ्स पढ़ रहे हो, उसमें अलग चीज़ पढ़ रहे हैं आप। लिटरेचर, इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसमें अलग पढ़ा, तो मतलब इंग्लिश में लिटरेचर, ग्रामर पढ़ते हो आप। हिस्ट्रीज़ में आप अलग अलग हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, पर्सन्स और जो भी इवेंट्स हुए हिस्ट्री के, उसके बारे में स्टडी करते हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितनी भी हमारी डिसिप्लिन्स हैं उनके पास क्या है, अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैज थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। थ्योरीज एंड कंसेप्ट क्या होते हैं हमारे, सिद्धांत और संकल्प। कंसेप्ट मतलब कि जैसे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको अलग अलग कंसेप्ट्स मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगी। कंसेप्ट कैसे, साइंस की अलग टर्म्स होते हैं, साइंस में आप अलग तरह की थ्योरीज पढ़ते हो, मैथ्स में अलग तरह की थ्योरीज पढ़ते हो। जैसे अगर साइंस की बात करें, आप डिफरेंट लॉज पढ़ते हो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो आप इसमें, ठीक है। आप मैथ में थ्योरम्स पढ़ते हो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, केन्सन थ्योरी, इसमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई है और अलग अलग पर्सन जैसे थ्योरीज देते हैं, तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, इस तरह से लोगों के नाम के ऊपर भी आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं। तो हमने क्या जाना कि जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे वो आर्ट्स है, साइंस है, मैथ है, उनके पास अपनी थ्योरीज है, अपने कंसेप्ट हैं जो आप उस विषय में पढ़ते हैं और जिनको आप सीखते हैं। मान लीजिए बीएड पढ़ रहे हैं, तो बीएड में आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कंटेम्प्रेरी पढ़ रहे हो, इनके अंदर अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, अलग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मतलब शोध की विशेष वस्तु। शोध मतलब रिसर्च। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो साइंस में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर करते हैं। अलग अलग साइंस के अंदर भी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है और जैसे मेडिकल में आप बॉडी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हो। तो ये जो भी जिसके भी आप रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप ह्यूमंस के ऊपर कर रहे हो, चाहे एनिमल्स, तो ये क्या हुए, सब हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है। अब मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिस्ट्री में आप किसी पर्सन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आप गांधी जी या विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, उनके थॉट्स के बारे में, उन्होंने क्या, उनके विचारधाराएं थी, शिक्षा में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कौन हो गया, गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। तो हर एक सब्जेक्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है वो क्या है, बदल जाता है। जो ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च क्या, चेंज हो जाता है। हर डिसिप्लिन के पास हम कह सकते हैं अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। आप कॉमर्स में देखेंगे, कॉमर्स में जो स्टडीज़ होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम मैनेजमेंट के हैं तो हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे। अगर हम
मार्केटिंग में हम तो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम रिसर्च करेंगे, या कुछ प्रोडक्ट के मार्केटिंग रिसर्च है तो उसमें हम प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करें। तो हर जगह क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है वो क्या है, बदलता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसलिए हमने क्या कहा है कि जितने भी हमारे अध्ययन क्षेत्र हैं उनके पास क्या है, अपनी शोध की विशेष वस्तु है जिसके ऊपर वो शोध करते हैं। लॉ में अलग तरह का आप रिसर्च करते हो, सोशल साइंसेस में अलग तरह के रिसर्चेस होती हैं, तो हर एक विषय में, हर एक डिसिप्लिन में अलग तरह का ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, विशेष शब्दावली। शब्दावली को आप वोकैबुलरी से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग डिक्शनरीज होती हैं, इंग्लिश की अलग है, साइंस की अलग है। तो वो डिक्शनरीज क्या डिस्क्राइब करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या उस डिसिप्लिन के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कॉमर्स में हम किस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, जर्नल्स है, अमलगमेशन है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये कॉमर्स के लिए बनाई गई है। इसी तरह साइंसेस में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चार्जिंग है। तो ये जो टर्म्स है आप स्पेसिफिक टर्म्स है। एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हम एजुकेशन की ही बात करें, तो एजुकेशन में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसिप्लिन, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो जो डिसिप्लिन का अगर हम वोकैबुलरी मीनिंग देखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में तो आपको पता ही है डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। लेकिन अगर हम एजुकेशन में अगर हम डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं तो वो डिसिप्लिन क्या है हमारे पास यहाँ, अध्ययन क्षेत्र है। तो इससे क्या जाना हमने कि जितने भी विषय हैं, अलग अलग विषय हैं हमारे पास, अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन हैं, उनके पास अपनी विशेष शब्दावली है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन। इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन को क्या बोलेंगे हम, संस्थागत अभिव्यक्ति। संस्थागत अभिव्यक्ति मतलब पढ़ाने के संस्थान। जितने भी विषय हैं उन विषयों को पढ़ाने के संस्थान भी अलग अलग है। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई, अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेना चाहेंगे, ठीक है। संस्कृत में कुछ करना चाहते हैं तो आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि हर विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग संस्थाएं, जैसे IITs हैं, NITs हैं, इसमें इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, हायर स्टडीज़ करते हैं। इनके अंदर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग अध्ययन क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन में क्या हुआ, संस्थागत अभिव्यक्ति है, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संस्थान हैं। इसके अलावा मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल और देती हूँ। मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी गए होंगे कभी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप गए हो, आप देखें वहाँ क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप देखेंगे वहाँ डिपार्टमेंट है आर्ट्स का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, फाइन आर्ट्स है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग तरह की आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। और ये क्यों हमने अलग अलग बनाए हैं इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हर विषय को पढ़ाने के लिए अलग तरह की चीज़ों की, लैब्स की, लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग तरह के क्लासरूम सेटअप्स की ज़रूरत होती है जो इन इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इन्फोसिस है, आपको पता होगा, कॉमर्स के लिए CA करते हैं बच्चे वहाँ। तो वो क्या, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो बहुत सिंपल है कि संस्थागत अभिव्यक्ति की अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विषय, अलग अलग अध्ययन क्षेत्र से संबंधित नॉलेज दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक रिसर्च मेथड। स्पेसिफिक रिसर्च मेथड मीन्स विशेष शोध विधियाँ। विशेष शोध विधियाँ कि जितने भी अध्ययन क्षेत्र हैं उनमें रिसर्च करने के जो मेथड्स हैं वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अलग अलग रिसर्च मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। कैसे, अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था रिसर्च का, जब हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी
कि साइंसेस में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ होती है, ज़्यादातर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं। और जब अगर हम हिस्ट्री वगैरह करते हैं तो इसमें एम्पिरिकल स्टडीज़ होती हैं। आप जब भी आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो ये टर्म्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उस समय। तो जितने भी अलग अलग हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं उनमें रिसर्च करने के जो तरीके हैं वो भी अलग है। साइंस में तो आपको पता ही है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं। हिस्ट्री में एम्पेरिकल स्टडी कर ली हमने, और जैसे सोशल साइंसेज है, कॉमर्स है, इनमें क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं जिसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम नए नए रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि विशेष शोध विधियां, कि जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनके पास शोध करने के भी जो तरीके हैं वो क्या हैं, अलग अलग रिसर्च करने के लिए अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट। कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञों का समुदाय। मतलब अभी हमने बात की थी हायर स्टडीज़ की, कि जब भी हम हायर स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आगे से आगे हम उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए हमने बीकॉम कर ली, बीकॉम के बाद हमने एमकॉम कर लिया, ठीक है। ये तो कॉमर्स में तो चलिए सिमिलर से ही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब हम एमकॉम कर ली, पीएचडी कर ली, जब एक ही विषय के अंदर जब हम आगे से आगे पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है, हमारी एक्सपर्टाइज हो जाती है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम उसमें आप कह सकते हैं उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम आर्ट्स में एग्जाम्पल ले लें कि आप बीए कर रहे हैं, बीए कर लिया आपने, उसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल ले लिया, हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, फिर फर्दर अगर आप एमए हिंदी कर रहे हैं या एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर और नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग कर ली उस विषय के बारे में। फिर आपने मान लीजिए आपने फर्दर पीएचडी भी कर ली इंग्लिश के अंदर, तो आप और ज़्यादा उस विषय को डीपली समझने लग रहे हैं, तो आप धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब भी आप रिसर्चेस करते हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो कहता है हर जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उसमें जो लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, हायर स्टडी करते हैं, वो सब क्या बन जाते हैं, उस विषय के एक्सपर्ट। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी अध्ययन क्षेत्र हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उनके पास अपनी कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट है, विशेषज्ञों का अपना एक समुदाय है जो उसमें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आगे से आगे शोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज मीन्स सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग। सांस्कृतिक विरासत की बात कैसे आई यहाँ पे, कि मान लीजिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज है, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो नॉलेज कहाँ से, सदियों से चली आ रही है नॉलेज। जैसे कि आप पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, आप उपन्यास पढ़ते हैं, ये क्या हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। इन वेदों में, इन पुराण्स में जो भी बातें की गई हैं, जो भी लिखा गया है, उन चीज़ों के ऊपर हम अब भी पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को, मतलब वो पहले से अब तक हमारे साथ हैं, तो हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं और उनकी नॉलेज को हम यूज़ करके फर्दर हम उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं। तो जितनी भी डिस्कवरीज होती है साइंस की, वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बनती चली जाती है। जो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, कोई नई इन्वेंशन होती है, वो हमारी जो कल्चर की हमारी एक विरासत की तरह हमारे साथ बनती चली जाती है, जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे कि उपन्यास, वेदास किसी ने लिखे थे बहुत पहले, कई सदियों पहले, और वो आज भी हमारे पास है, तो वो हमारी विरासत है। तो अब जो हम स्टडीज़ करेंगे, जो हम रिसर्चेस करेंगे, वो हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए एक तरह की उनके लिए क्या है, विरासत है। तो कह रहा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम पढ़ते हैं, उन सब क्या वो सारे विषय क्या बन जाते हैं, जितने भी उन विषयों के अंदर शोध होते हैं, वो शोध हमारा क्या बन जाते हैं, कल्चरल हेरिटेज बन जाते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब हम प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। प्रोड्यूस न्यू नॉलेज मतलब प्रत्येक अध्ययन विषय पूर्व ज्ञान तथा वर्तमान ज्ञान के मिश्रण द्वारा नवीन ज्ञान का उत्पादन करता है। प्रोड्यूस न्यू नॉलेज मतलब जैसे कि अभी सिंपल हमने एग्जाम्पल किया, जब आप रिसर्च कर रहे हो, हायर लेवल पे उससे स्टडी कर रहे हो और कुछ नया क्रिएट करते हो, कुछ नया बनाते हो, कुछ नया ढूंढते हो, तो क्या हुआ, एक नई नॉलेज मिल गई हमें। जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो पार्ट है हमारे नए नवीन ज्ञान का, वो हमारा हिस्सा बन जाता है। जब भी हम एक्सपर्ट हो रहे हैं, एक फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो हम क्या करें, नए ज्ञान को हम खोज रहे हैं, नए ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं।
कुछ नया ढूंढ के लेके आ रहे हैं। अब जैसे अब एआई, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। पहले आप क्या था, हमारा 19वीं सेंचुरी को साइंटिफिक एरा कहा जाता था, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई। अब 20वीं सेंचुरी जो हमारी अब चलेगी आगे, उसमें एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, नॉलेज नई नई बनती चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्स क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को बनाने में, न्यू नॉलेज का उत्पादन करने में हमारी हेल्प करते हैं। हर डिसिप्लिन क्या करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रिसर्चेस के थ्रू, इन्वेंशंस के थ्रू। आई होप समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब हम, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हाउ यू बिहेव, आपके बिहेव करने का तरीका, कैसे आप डील करते हैं दूसरों के साथ। तो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनके क्या है, अपनी आचार संहिता है। आपने देखा होगा, आपने डॉक्टर देखे होंगे, लॉयर्स देखे होंगे, टीचर, हम अपनी खुद की बात करें तो जो डॉक्टर्स हैं उनका आपने ड्रेसिंग सेंस देखा होगा। वो आपको वाइट कोट में दिखेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा उनके, और बहुत हम्बली वो बात करते हैं, पैनिक नहीं करते, आराम से पेशेंट को डील करते हैं। ठीक है, इसी तरह लॉयर्स हैं, लॉयर्स को आपने देखा होगा वाइट शर्ट ब्लैक कोट में वो दिखते हैं। आप दूर से यू कैन रिकोगनाइज देम कि भाई ये जरूर एडवोकेट होंगे या कहीं कोर्ट में काम करते होंगे। तो अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग तरह की ड्रेसिंग सेंस होती है, बात करने के तरीके होते हैं। अब मार्केटिंग है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो आप देखेंगे जो भी लोग कॉरपोरेट सेक्टर में, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, बिहेविंग, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, वो बहुत अच्छे फॉर्मली तरीके से दिखते हैं। तो दैट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप किस तरह से रहते हैं। आचार संहिता कहा जाता है उसको, किस तरह से आप बिहेव करेंगे। तो सिंपल है कि जितने जितने डिसिप्लिन है, अलग अलग डिसिप्लिन है, साइंसेज है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उसके अंदर जो भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, उन हर एक प्रोफेशन का जो वे ऑफ टॉकिंग, बिहेविंग क्या है, अलग अलग है। सबका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, सबकी अपनी अपनी आचार संहिता है। Now coming to the next point, that is specific methodology, विशेष कार्य प्रणाली, काम करने के तरीके। कि हर विषय, अध्ययन क्षेत्र, जितने जितने डिसिप्लिन्स हैं उनमें काम करने का तरीका अलग है। उनको पढ़ाना लिखाना, मतलब उसके अंदर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस है, तरीका है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है। साइंसेस में हम मानते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चलते हैं, लेकिन आर्ट्स लिटरेचर में ज़्यादा थ्योरी हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ाने का तरीका अलग है। जैसे आप सिंपल देखें, मैथ्स को हम बिना ब्लैक बोर्ड के बच्चों को नहीं करा सकते, लेकिन अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई रीडिंग करा रहे हैं, उसके लिए हम बोर्ड की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो मेथड, पढ़ाने के तरीके अलग हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक लैब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हर विषय को पढ़ाने का जो तरीका है, मैथोलॉजी है, वो भी, कार्यप्रणाली है, वो भी क्या है, अलग अलग है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स किए, ये हमें डिसिप्लिन के नेचर के बारे में बताते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो हर डिसिप्लिन के पास क्या है, अपना सब्जेक्ट है, अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज है, अपने एक्सपर्ट्स हैं, अपना कल्चर है, मेथड्स है पढ़ाने के, रिसर्च करने के अपने तरीके हैं, और बिहेव करने के, किस तरह से बिहेव होना है, और पढ़ाने की जगहें, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन, हर विषय के पास अपने अपने संस्थान है जहाँ पे उन विषयों को पढ़ाया जाता है। आई होप आपको आज का जो हमने टॉपिक किया नेचर, वो समझ आया होगा। फर्दर कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।